हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए क्या साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में क्या पढ़ रहे हैं हम? बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो आज हमारी क्लास है बायोलॉजी की क्लास 16वीं। कौन सी क्लास? 16वीं। कल देखा था हमने क्या? प्रकाश संश्लेषण। कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने प्रकाश संश्लेषण। आज पढ़ने वाले हैं कोशिकीय श्वसन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कोशिकीय श्वसन। फिर कल पढ़ेंगे मानव श्वसन। क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे श्वसन, मानव का श्वसन तंत्र। आज पढ़ते हैं क्या? कोशिकीय श्वसन पढ़ते हैं। कोशिका में श्वसन किस प्रकार से होता है और ये क्या है। तो कोशिका में श्वसन का मतलब क्या है? तो कोशिका में श्वसन का मतलब चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका में श्वसन का मतलब है, कोशिका में श्वसन का मतलब किससे है कि कोशिका में श्वसन का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कुछ उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे उत्पाद बनाते हैं, जिनको क्या करते हैं, वो अपने संग्रह के रूप में रख लेते हैं। क्या करते हैं? संग्रह के रूप में रख लेते हैं। लेकिन उसके साथ क्या था, कल देखा था कि एक ऑक्सीजन भी उसके साथ प्रवेश कर जाता है, जो क्या करता है, जो भोजन, जो ऊर्जा बननी है, जो ग्लूकोज क्या बनाते हैं, उससे बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अंतिम उत्पाद उनका क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के साथ फिर जो ऑक्सीजन साथ में जाता है तो वो क्रिया करके क्या बना देता है, वो CO2 कर देता है। क्या कर देता है? CO2 जल, और क्या करता है, ATP के रूप में उसको बदल देता है, जिसमें क्या ATP की ऊर्जा कितनी, 2 यूनिट प्राप्त होती थी। कितनी होती थी? 2 यूनिट ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। तो ये किसमें? ऑक्सीजन से ये क्या कर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। या जब क्या होता है, जब जब अंगों को क्या होगा, जब अंग कार्य करेंगे, जो कोशिका से जब ऊतक वगैरह ये सब काम कार्य करेंगे तो उनको क्या भोजन की प्राप्ति चाहिए होगी, उनको खाना चाहिए होगा। तो उनके लिए क्या होता, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो उनको ऊर्जा देने के लिए क्या होता है कि जो इसमें क्या, इसकी जो खाद्य पदार्थ जो क्या होता है संचित होता है, उस संचित खाद्य पदार्थ का क्या विघटन किया जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, जो संचित खाद्य पदार्थ होता है उनका क्या ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, उनका विघटन किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनको क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया कैसी? सतत चलने वाली है। यह प्रक्रिया कैसी? हमेशा चलती रहती है। तो इसमें कोशिकीय श्वसन क्या होता है? कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे होती? खाद्य पदार्थों के विघटन से क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या ATP के रूप में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें कैसे होता है, जैसे क्या ऑक्सीजन क्रिया करके क्या करता है, CO2 बनाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्रिया करके मेन है कि कोशिकीय श्वसन में क्या करेगा, ऑक्सीजन क्रिया करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन क्रिया करेगा, और उसके ग्लूकोज या जो भी है उसका क्या ऑक्सीकरण होगा, वो क्या करेगा, CO2 में परिवर्तित कर देगा। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। लेकिन जबकि क्या करते हैं, पेड़ पौधों को क्या क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, ग्लूकोज क्या C6H12O6 होता है। क्या होता है? O6 होता है। तो इसमें क्या, इसमें 6O2 के साथ इसकी क्रिया, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, 6 तो संतुलन के लिए लगा है, तो जो ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो इससे क्या बनता है, 6CO2। तो इसे जो 6 लिखा है ये तो किसके लिए, संतुलन के लिए लिखा है। तो बाकी क्या बनता है, CO2 प्लस क्या निकलता है, H2O प्लस क्या निकलता है, ATP। क्या ATP ये क्या है, ऊर्जा है। तो ये ATP निकलती है, ATP मुक्त होती है। और ये किसमें कोशिका में। ये क्या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कोश का श्वसन बोलते हैं। इसी को क्या कोश की श्वसन बोलते हैं। क्या श्वसन बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है, ये प्रक्रिया होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, कोश का द्रव्य में। कहाँ पे, कोश का द्रव्य। और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका द्रव्य और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। तो जो कोशिकीय शोषण कहाँ पे होता है, कोशिकीय शोषण कहाँ, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न होता है। ये क्रिया कहाँ पे होती है, कोशिकीय शोषण की क्रिया होती है साइटोप्लाज्म और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। तो ये क्रिया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी, लगातार चलती रहती है। कैसी, लगातार ये चलती रहती है। कैसी और ये कैसी, ये जो कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया है ये किसमें, जंतु कोशिका, किसमें, जंतु और किसमें, पादप, कैसे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या समान रूप से चलती है। कैसी, समान रूप से ये चलने वाली प्रक्रिया और कैसी, लगातार चलती रहती है। क्या होती है, लगातार चलती रहती है इसमें। लेकिन क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्या होती, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों पे नहीं होती। लेकिन क्या होता है, कोशिकीय शोषण होता है। क्या होता है, कोशिकीय शोषण रात में भी क्या चलता रहता है। तो ये क्या 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, कोशिकीय शोषण क्या 24 घंटे चलने वाली क्रिया है। क्या है, तो रात में पादपों में क्या होता है, सिर्फ शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है। जो रात में क्या, जो ये O2 क्या करते हैं, वैसे पौधे क्या करते हैं, CO2 ऑक्सीजन को क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन रात में पादप क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और क्या CO2 को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तब इसीलिए बोलते हैं कि पुराने आदमी को, बुजुर्गों को देखा होगा कि बोलते हैं कि रात में क्या करें, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में क्या बोलते थे, पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे क्या आ जाते, भूत आ जाते हैं। क्या आते हैं, भूत आ जाते हैं। तो ये इसीलिए कि जब क्या करेंगे, जब पेड़ जब रात में क्या करेंगे, शोषण की क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, जब शोषण की क्रिया करेंगे तो उससे क्या निकलेगी, CO2 छोड़ेंगे। क्या करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो यदि व्यक्ति वहाँ पे क्या होगा, सो रहा होगा पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे किसकी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो, जब CO2 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या कम ऑक्सीजन में क्या हो जा, जो किसमें, कोशिका में, वो क्या पढ़े थे, कोशिका में पढ़े थे, तो उसमें क्या होता कार्बो हीमोग्लोबिन बनता था। कौन से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता था। क्या बनता था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता था। तो उससे क्या होता था, जो खून में ऑक्सीजन ले जाने की, जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता वो क्या हो जाती, कम हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो पहले के आदमी भी क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने किससे जोड़ दिया था कि वहाँ पे भूत आते हैं। क्या आते हैं, रात में भूत आते हैं। इसलिए बोला जाता है इसके पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं, कोशिकीय शोषण करते हैं। क्या करते हैं, शोषण की क्रिया करते हैं, जिससे ये सारी की सारी क्रिया होती है। और क्या होता है, जब ये क्रिया कब से कब तक चलती है, ये क्रिया का सुबह और शाम में क्या होती है, जो कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया है ये क्या होती है, सुबह और शाम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब सुबह सूर्य निकलता है और शाम को क्या होता है, सूर्य ढलता है। तब उस टाइम में क्या होता है कि प्रकाश, कुछ समय के लिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का दर और शोषण का दर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का दर और शोषण का दर क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। क्या होता है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। क्या नहीं होता, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। तो ये होता है, ये कब होता है, तो एक टाइम आता है क्या होता है कि जब क्या होता है, गैसों का, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। वो कब होता है, सुबह और शाम दोनों टाइम होता है। बाकी टाइम में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो आशा है कि कोशिकीय शोषण की बारे में प्रक्रिया समझ में आई हो, किस प्रकार से कोशिकीय शोषण होता है। अब इसको भाषा देख लेते हैं। तो इसकी भाषा देखते हैं क्या लिखा है इसमें, समझते हैं एक एक करके, आराम से पढ़ेंगे। देखते हैं कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया में क्या लिखा है कि कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्या होता है, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और पेड़ पौधे क्या कल पढ़ाया था कि अंतिम उत्पाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो किसका ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का। तो खाद्य पदार्थ क्या वो जमा करके रखते हैं, ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होती है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है, जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राईफास्फेट होता है। क्या, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है, की प्राप्ति होती है। क्या, एटीपी की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या होती है, एटीपी की प्राप्ति होती है। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में शामिल प्रतिक्रियाएं अपचय प्रतिक्रियाएं हैं। क्या, जो अपचय प्रतिक्रिया क्या कहते हैं, अपचय प्रतिक्रियाएं, जिसमें क्या होता है, जो बड़े अणुओं को, क्या, बड़े अणुओं को किसमें, छोटे अणुओं में क्या करती है, तोड़ती है। क्या करती, जो ये अपचय की क्रिया में क्या होता है, उसके बड़े अणुओं को किसमें, छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ये अपचय की क्रिया में शामिल है ये। क्या, तो इसमें क्या किया जाता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, और क्या की जाती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संचित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को किसमें, कार्य ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें, कार्य ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें, श्वसन की क्रिया में। यह प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया जंतु और पादप कोशिकाओं में कैसी समान रूप से पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ये क्रिया होती है। क्या होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में ये क्रिया होती है। यह लगातार चलने वाली कैसी, दहन की क्रिया है या अभिक्रिया है। क्या, दहन की अभिक्रिया है, लगातार, जो क्या, लगातार रात दिन 24 घंटे ये क्रिया चलती रहती है। तो चलिए समझते हैं आगे। रात में क्या होता है, रात में पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्या होती, रात में पादपों में क्या होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो क्या, ऑक्सीजन को क्या करते, मुक्त नहीं करते। क्या करते, मुक्त नहीं करते। ये सिर्फ क्या करते हैं, रात में ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। पादप रात में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो रात में ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये रात में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं, को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ते हैं। सुबह और शाम को क्या होता है, सुबह और शाम को कम प्रकाश के कारण, कैसे, कम प्रकाश के कारण कुछ समय के लिए प्रकाश संश्लेषण का दर और शोषण का दर, किसका, प्रकाश संश्लेषण का दर और शोषण का दर कैसा, बराबर हो जाता है। कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषण का दर और शोषण का दर कैसा होता है, बराबर होता है। ऐसी स्थिति में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कंपनसेशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। तो आमतौर पर क्या देखा, आमतौर पर जो श्वसन में जो जानवर और जो पौधे हैं, क्या, जो जानवर और जो पौधे हैं कि कोशिकाओं में के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें किसका उपयोग, किसमें, श्वसन की क्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, वो क्या, पोषक तत्व कौन से हैं, वो शर्करा, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। क्या, फैटी एसिड शामिल है। तो सामान्य रूप से किन का प्रयोग किया जाता है, तो शर्करा, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। शर्करा में क्या आता है, ग्लूकोज आता है। क्या आता है, ग्लूकोज आता है। तो इन्हीं का क्या, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इनका क्या किया जाता है, सामान्यतः कोशिकीय श्वसन में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं की क्या, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा के CO2 बनती है, इसी से क्या, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं कोशिकीय श्वसन के प्रकार। क्या देखते हैं, कोशिकीय श्वसन के प्रकार। तो क्या देखते हैं कि कोशिकीय श्वसन कितने, 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार हैं। एक क्या, वायवीय श्वसन, इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन का मतलब वायु की उपस्थिति में, किसकी, वायु की उपस्थिति में। क्या, वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय में क्या, O2 की अनुपस्थिति में। क्या, O2 की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसमें, अनुपस्थिति में। किसमें, अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब इनको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को इनको समझते हैं कि कैसे इसमें वायवीय श्वसन और कैसे अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो चलिए समझते हैं।
तो अभी क्या देखा था, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, अभी पहले की जो रिएक्शन देखी थी क्या था उसमें, कि क्या था, ग्लूकोज किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें क्या था, उसमें अवायवी में क्या था, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित था। देखते हैं तो फिर C6H12O6 प्लस में क्या था 6O2। तो इसने क्या बनाया बनाया था 6CO2, क्या बनाया था 6CO2 बनाया था। प्लस में 6 जल निकला था, 6 अणु किसके, जल के। और प्लस में क्या हुआ था, इसमें 38 ATP, 36 ATP, क्या 36 ATP कितनी निकलती, 36 ATP ऊर्जा। और ये कहाँ पे होती है, ये साइटोप्लाज्म और कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होती है। क्या, साइटोप्लाज्म और कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ पे, दोनों दोनों जगह ये क्रिया होती है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया तो वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गई, ठीक है। तो ये किस में हो गई, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गई। तो इसमें क्या क्या है जो अभी समझ के आए हैं, जो अभी समझाया, ये वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, उसको क्या एरोबिक या वायवीय श्वसन को ही अभी समझाया था। अब देखते हैं अवायवीय श्वसन में, समझते हैं इसमें क्या होगा। अवायवीय श्वसन में क्या, 6C6H12O6 में किससे क्रिया होगी, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, क्या O2 क्या नहीं होगा। ये कहाँ पे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगी, नहीं होगी। ये सिर्फ कहाँ होती है, ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होती है। क्या होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये जब साइटोप्लाज्म में क्रिया होती है तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये बनाती है, क्या बनाती है, ये बनाती है एथेनॉल। क्या बनाती है, एथेनॉल। C2H5OH क्या बनाती है, C2H5OH प्लस में क्या निकालती है, 2CO2, क्या करती है, CO2 निकालती है। प्लस में कितनी, 2 ATP ऊर्जा, कितनी 2 ATP ऊर्जा, ऊर्जा के कितने, 2 अणु निकालती है। कितने निकालती है, ऊर्जा के 2 अणु निकलते हैं। कितने अणु निकलते हैं, ऊर्जा के 2 अणु निकलते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा के कितने अणु निकलते थे, 36 अणु निकलते थे। कितने, 36 अणु निकलते हैं। लेकिन अवायवीय कोश की श्वसन में कितने, 2 अणु निकलते हैं। और क्या इसमें क्या, ये क्या बनाती है, ये एथेनॉल बनाती है। क्या बनाते हैं, एथेनॉल बनाती है, जो क्या एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। तो ये क्या बनाती है, ये एथेनॉल बनाती है। तो जो अवायवीय श्वसन है, क्रिया है, ये कहाँ पे होती है, ये क्रिया होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें क्या ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसी अनुपस्थित होती है। तो इसमें क्या ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, MITR। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये क्रिया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में क्या होती है। ये क्रिया क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसमें किसकी, इसमें सिर्फ किसकी, साइटोप्लाज्म की भूमिका होती है। इसमें क्या, इसमें साइटोप्लाज्म और किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की क्या होती है, भूमिका होती है। तो इसमें किसकी, दोनों की भूमिका होती है। और इसमें क्या होती है, इसमें कितनी 36 ATP ऊर्जा के कितने 36 अणु प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, ATP के कितने अणु, 36 अणु प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, इसको ये क्या, पूर्ण दहन में, ये क्या, ये पूर्ण दहन की क्रिया है। ये कैसी है, पूर्ण दहन की क्रिया है। क्या है, पूर्ण दहन की क्रिया है। और ये क्या, आंशिक दहन की, कैसी, ये आंशिक दहन की क्रिया है। ये क्या है, ये आंशिक दहन की क्रिया है। इसमें आंशिक विघटन होता है। ये क्या, पूर्ण विघटन की क्रिया है। ये कैसी है, पूर्ण विघटन क्योंकि इसमें जितने क्या है, जितने इसको किसके लिए, ऊर्जा के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता उतनी ऑक्सीजन के अणु उपस्थित हैं। क्या, और उतने ऑक्सीजन के अणु उपस्थित हैं। और इसमें क्या, इसमें जितनी ऑक्सीजन की चाहिए उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही है। क्या, ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं है। तो क्या, अवायवीय श्वसन होगा। क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा। तो समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं, इसकी भाषा देखते हैं। तो देखते हैं,
वायवीय शोषण, क्या जो वायवीय शोषण है, जो कैसे वायवीय शोषण में क्या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। सॉरी, ग्लूकोज का निर्माण नहीं, सॉरी, ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण विघटन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। क्या होता है? जो वायवीय शोषण है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का कैसा होता है? पूर्ण विघटन होता है। जबकि क्या होता है? जो अवायवीय शोषण होता है उसमें अवायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन की क्या अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कैसा? आंशिक विघटन होता है। क्या होता है? आंशिक विघटन होता है। कैसा होता है? आंशिक विघटन होता है। इसमें क्या? वायवीय शोषण में क्या? पूर्ण विघटन होता है। इसमें क्या था? इसमें अधिक एटीपी या ऊर्जा की क्या होती? प्राप्त होती। किसमें? वायवीय शोषण में। इसमें क्या? एक अणु से कितने? 36 एटीपी या कितनी? 668 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। क्या होती है? 668 किलो कैलोरी एक ग्लूकोज के अणु से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जबकि इसमें कितनी होती है? इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति या एटीपी की प्राप्ति होती है। कितनी कम होती है? इसमें ग्लूकोज के एक अणु से कितनी? 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्ति होती है। 2 एटीपी अणुओं या कितने? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा की इसमें प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या होती है? अवायवीय शोषण में क्या? कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और समझते हैं आगे। इसमें जो वायवीय शोषण है वो क्या? उसमें क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों की क्या होती है? भूमिका होती है। इसमें क्या? दोनों भाग लेते हैं। इसकी कौन सी? वायवीय शोषण में क्या? दोनों भाग लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों भाग लेते हैं और क्रिया करते हैं। और इसमें क्या होता है? जो अवायवीय शोषण है इसमें क्या? सिर्फ कोश का द्रव्य, क्या? कोश का द्रव्य की भूमिका होती है। किसकी होती है? कोश का द्रव्य की भूमिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसमें इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या? CO2 और जल बनता है। क्या? वायवीय शोषण में क्या बनता है? अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जबकि अवायवीय शोषण में क्या बनता है? इसके अंतिम उत्पाद में कार्बनिक यौगिक, क्या? कार्बनिक यौगिक जैसे क्या? एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ये क्या बनते हैं? एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ये चीज़ें बनती हैं। तो ये किसमें बनती है? अवायवीय शोषण में बनती हैं। जो वायवीय शोषण है वो किसमें? वो सामान्यतः किन? सामान्य पादपों और जंतुओं में होता है। किन में होता है? सामान्य पादपों और जंतुओं में होता है। किन में होता है? सामान्य पादपों और जंतुओं में होता है। जो अवायवीय शोषण है वो किसमें? जीवाणुओं, कवक और जो अंतः परजीवी हैं। कौन? जो मानव के या जो पेट में क्या होते हैं? जो कृमि होते हैं। क्या होते हैं? जो कृमि होते हैं, गोलबान, फीता कृमि, और ये सब क्या होते हैं? ये सब, इन सब में क्या होती है? इन सब में अवायवीय शोषण होता है। क्या होता है? इन सब में अवायवीय शोषण की क्रिया होती है। तो ये आशा है कि ये समझ में आई होगी। अब देखते हैं कोश की शोषण के चरण देखते हैं। क्या करते हैं? कोश की शोषण कितने चरणों में पूरी होती है। तो कोश की शोषण क्या? ये अभी देखा कोश की शोषण के प्रकार। तो कैसे? 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार कितने चरणों में पूर्ण होते हैं? तो ये 2 प्रकार कितने? 2 चरणों में पूरे होते हैं। कितने? 2 चरणों में। तो चलिए अब उनको समझते हैं। क्या करते हैं? उनको समझ लेते हैं। उन दोनों चरणों को समझते हैं। चलिए आगे। तो चलिए देखते हैं कोश की शोषण के चरण। क्या देखने वाले? कोश की शोषण के चरण। तो क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कोश की शोषण कितने? 2 चरणों में होता है, पूर्ण होता है। क्या? तो कोश की शोषण कितने? 2 चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। क्या? नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 2 क्रेब्स साइकिल। क्या? क्रेब्स चक्र। जो क्रेब्स चक्र कल पढ़े थे क्या था? तो वही ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को फिर से समझते हैं। तो कितने? 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में पूरी होती है। तो चलिए समझते हैं पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में ये क्या होता है? ये जो क्या है? ये जो वायवीय, क्या? जो वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार की कोश की शोषण इसमें चलता है। क्या? जो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार का इसमें क्या होता है? शोषण होता है। ये क्या होती है? ये शोषण की क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? शोषण की प्रारंभिक अवस्था होती है।
यह प्रक्रिया क्या होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्या होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और किसकी, ऑक्सीजन की क्या भूमिका नहीं होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिया था हमने, ग्लूकोज लिया था। क्या लिया था, ग्लूकोज। तो लेते हैं C6H12O6। क्या था, C6H12O6। तो यहाँ पे क्या है, ये किस पे होनी, साइटोप्लाज्म में, CITO, साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या, ऑक्सीजन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, दोनों नहीं है। तो ये क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यह क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, ये इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये, क्या बनेगा, इसमें बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा, एथेनॉल इसमें बनेगा। क्या बनेगा, इसमें बनेगा एथेनॉल। और कितनी, 2 ATP की प्राप्ति होगी। क्या होगी, 2 ATP की ऊर्जा प्राप्ति होगी। क्या होगी, 2 ATP की ऊर्जा प्राप्ति होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर ये आगे की, C6H12O6 में क्या, O2 अनुपस्थित और क्या, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। तो क्या बना इसमें, क्या, C2H5O6 बना था, OH, क्या OH प्लस क्या बना था इसमें, CO2 प्लस में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, CO2 के साथ में क्या होता, 2 ATP की ऊर्जा। कितनी, 2 ATP की ऊर्जा। तो ये क्या, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस। ये क्या होती है, ये दोनों क्रिया होती हैं। ये क्या होती है, ये दोनों चरणों में होती है। ये क्या होती है, ये दोनों चरणों में होती है। ये क्या, ये कैसे, वायवीय और अवायवीय दोनों में होती है। क्या होती है, ये दोनों प्रकार की कोशिकीय श्वसन की ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था। ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसको फिर इससे समझते हैं कि फिर दोबारा कि इसमें क्या हुआ। अब जो ये C6 जो ग्लूकोज है, इसमें क्या है, तो ये जाके किससे मिलता है, ये मिलता है इसमें क्या, ये किससे, पायरुविक। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में होता है ये पायरुविक एसिड से क्रिया करता है। इसमें एक एसिड पाया जाता है, कौन सा, पायरुविक, RUBIC, पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड से क्रिया करता है। तो फिर क्या करता है, फिर ये क्या, 2 उत्पाद बनाता है। ये क्या करता है, 2 उत्पाद बनाता है। तो ये जो दूसरे चरण में क्या होता है, पायरुविक एसिड के साथ क्रिया करके, तो पायरुविक एसिड ये कितना, ये किसमें, ये भी 2 प्रकार से होती है। एक क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन प्लस माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में, एक में क्या, अनुपस्थिति में। क्या, एक में अनुपस्थिति में। तो ये 2 प्रकार से होती है। क्या होती है, 2 प्रकार से ये होती है। एक तो उपस्थिति में ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो उपस्थिति में होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या, क्रेब्स क्रेब्स चक्र बोलते हैं। जो ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। और जो अनुपस्थिति में होता है ये क्या, ये फिर वही ग्लाइकोलाइसिस। क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या, वही फिर से ग्लाइकोलाइसिस, फिर से वही बनता है। तो इसमें क्या, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है, तो इसमें फिर इसमें क्या क्या उत्पाद बनती है, इसमें फिर से CO2 बनता है प्लस H2O बनता है। और कितनी, 36 ATP की ऊर्जा मिलती है। कितनी, 36 ATP की ऊर्जा मिलती है। और ये फिर से क्या बनाता है, ये फिर से क्या, एथेनॉल बनाता है। C2H5OH प्लस में क्या, CO2 और कितनी, 2 ATP। ये फिर क्या करता है, फिर से 2 ATP की या 2 की, इसमें 0 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, इसमें 0 ATP की, फिर कितनी, इसमें फिर बाद में इसमें कितनी, 0 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी, बाद में जब दोबारा क्रिया करके, तो इसमें कितनी, 0 ATP की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये था क्या था, ये कोशिकीय श्वसन के ये चरण थे। किसने, 2 चरणों में। तो क्या क्या 2 चरणों कैसे थे, कि पहले चरण में क्या था, जो ग्लूकोज है वो किसकी, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, एल्कोहल। क्या, एल्कोहल बनाता है। कितनी, 2 ATP की ऊर्जा
निकालता है, क्या करता है, 2 एटीपी की ऊर्जा निकालता है। फिर दूसरे चरण में क्या करता है, जब ये किससे पायरुविक एसिड के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, पायरुविक एसिड के साथ क्रिया करता है, तो इसमें क्या एक दो क्रिया होती हैं, एक ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में क्या होता है, एक ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में, दूसरी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या अनुपस्थिति में, जो उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र, और जो अनुपस्थिति में होते हैं उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें क्या होती है उसमें 36 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या 36 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो क्या अनुपस्थिति में उसमें कितनी 0 एटीपी, कितनी 0 एटीपी, कितनी 0 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी होती है 0 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये था। अब चलिए समझते हैं, इसकी भाषा देख लेते हैं, इसकी भाषा समझते हैं, फिर इसमें और चीज़ें देखते हैं। यही क्रिया है, जो ये क्रिया होती है ना कोष की श्वसन की, यही क्रिया क्या होती है हमारे उसमें, ये जो क्रिया होती है यही जो एथेनॉल वाली है, कौन सी, जो अवायवीय श्वसन की, कौन सी, जो अवायवीय श्वसन, अवायवी, ये क्या अवायवीय श्वसन है। तो यही क्रिया किसी, यही क्रिया क्या होती है, यही क्रिया क्या, इसी का प्रयोग क्या करते हैं हम जीवाणुओं का, यदि प्रयोगशाला के रूप में यदि जीवाणुओं के द्वारा ये क्रिया करवाई जाती है क्या प्रयोगशाला के स्तर पर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको किण्वन बोलते हैं, इसी को क्या, इसी को क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किण्वन। किण्वन से क्या क्या बनाते हैं, किण्वन से शराब बनाते हैं, क्या करते हैं, शराब बनाते हैं, केक बनाते हैं, केक क्या करते हैं, इसी का अवायवीय श्वसन के द्वारा, किसके द्वारा, अवायवीय, ग्लूकोज का किससे, अवायवीय श्वसन के द्वारा क्रिया करवाते हैं, क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन के साथ क्रिया करवाते हैं, अवायवीय श्वसन की क्रिया करते हैं, केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जो रोज़ सुबह सुबह खाते हैं वो इसी से आता है। और क्या जलेबी, जलेबी का इसी क्रिया के से यही क्रिया होती है, जलेबी के लिए क्या किण्वन की क्रिया करवाते हैं, क्या अवायवीय श्वसन के द्वारा, क्या अवायवीय श्वसन के द्वारा। इडली, क्या इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, क्या बनाते, ढोकला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ये सारे किसके द्वारा, अवायवीय श्वसन के द्वारा ये सब किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्या ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या है, यह है वायवीय एवं अवायवीय दोनों प्रकार के कोश की श्वसन का प्रारंभिक चरण है, क्या वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के क्या कोश की श्वसन का क्या प्रारंभिक चरण है। यह प्रक्रिया कोश की किसमें, कोश का द्रव्य में, किसमें, कोश का द्रव्य में संपन्न होती है, कहाँ होती है, कोश का द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्या ऑक्सीजन की क्या भूमिका नहीं होती, यह होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती, क्या होती, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की क्या होती, भूमिका नहीं होती। इसमें कितनी, इसमें कुछ 2 एटीपी की प्राप्ति होती है, कुछ ऊर्जा कितनी 2 एटीपी की ऊर्जा प्राप्ति होती है। अब क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र ये क्या, ये वायवीय श्वसन का क्या दूसरा चरण है, ये क्या क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन का क्या दूसरा चरण है, किसका, वायवीय श्वसन का क्या दूसरा चरण है, जो जिसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र, ये दोनों का प्रथम चरण है, ये क्या, ये दूसरा चरण है, क्या दूसरा, जिसे क्या क्रेब्स चक्र बोलते हैं। और फिर अवायवीय चरण का भी क्या दूसरा चक्र होगा, दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में ये क्या होते हैं, क्रेब्स चक्र में दूसरे चरण में क्या होता है, ये क्या अवायवीय श्वसन का क्या दूसरा चरण है, जो क्या ओटो की उपस्थिति में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, क्या ओटो की उपस्थिति और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है उसका विघटन किसमें, अधिकांश विघटन से क्या अधिकांश एटीपी की क्या होती प्राप्ति होती है, कितनी एटीपी की, 36 एटीपी की प्राप्ति होती है। जो पायरुविक एसिड है उसके विघटन से क्या होती है, अधिकांश एटीपी की प्राप्ति होती है। और इसमें क्या जो अवायवीय श्वसन है, क्या जो अवायवीय श्वसन में इसके दूसरा चरण है, इसका दूसरा चरण जो वायवीय श्वसन का दूसरा चरण ये है क्या, जिसमें पायरुविक टूटता है। और अवायवीय श्वसन का दूसरा चरण क्या है, अवायवीय श्वसन में मुख्य तौर पर क्या जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, क्या मैं बताया दूसरे चरण में क्या ग्लाइकोलाइसिस की ही क्या होती है प्रक्रिया होती है। इसके दूसरे चरण में जो पायरुविक एसिड है उसका बदलाव एथेनॉल में और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, किसमें होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। और यह प्रक्रिया में क्या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, क्या होती ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। क्या बताया कि दूसरा चरण जो होता है किसका,
अवायवीय शोषण का, किसका, अवायवीय शोषण का जो दूसरा चरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें किसकी किसकी ग्लाइकोलाइसिस की ही प्रक्रिया होती है। क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की ही क्रिया होती है। तो इतना समझ में आया को, अब आगे समझते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ नोट में जो चीज़ें जो मैं बताया बाद में, जो सामान्य यूज में, तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कहाँ, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है। तो इसमें ये कहाँ से उठता है, ये उठता है क्वेश्चन यहीं से। तो देखते हैं उसको क्या, कैसे कि अवायवीय शोषण, क्या अवायवीय शोषण जीवाणु एवं कवकों के द्वारा, किसके द्वारा, यदि अवायवीय शोषण किसके द्वारा, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा, कहाँ पे, अवायवीय शोषण को किसके, औद्योगिक स्तर पर यदि करवाया जाता है, किसके, और औद्योगिक स्तर पर यदि किसके, अवायवीय शोषण किसके, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मल्टेशन बोलते हैं। क्या उसको फर्मल्टेशन, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में फर्मल्टेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। तो क्या जो अवायवीय शोषण क्या है, प्रयोगशाला स्तर पर करवाने को उसको क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। इसका उपयोग शराब, केक, ब्रेड जो रोज़ खाते हैं आदि को बनाने में किया जाता है। इसको क्या, सड़ा के ही बनाया जाता है। क्या किया जाता है, सड़ा के ही बनाया जाता है, और लोग क्या बड़े चाव से खाते हैं। क्या करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और इसका प्रयोग क्या, इडली, ढोकला, जलेबी, डोसा आदि बनाने में भी किया जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं कि अवायवीय शोषण के द्वारा क्या बनाया जाता है, या जो इसमें प्रक्रिया हो, इनको बनाने में जिस प्रक्रिया का प्रयोग होता है उस प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन उठेगा यहीं से। भाषा बनाएंगे और इसी से जो सामान्य बोलचाल में और सामान्य में प्रयोग होते हैं, सामान्य रोज़मर्रा की चीज़ों में प्रयोग होते हैं, वहीं से क्या करते हैं, क्वेश्चन को उठा देते हैं, वहीं से पूछ लेते हैं। तो अब देखते हैं एक चीज़ और जो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी क्या हमारे सामान्य चीज़ के हिस्सा है, सामान्य जीवन का हिस्सा है। तो क्या देखते हैं, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन। कई बार देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब हम दौड़ लेते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ते हैं, थोड़ा बहुत अचानक से काम करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे हाथ पैर दर्द देने लगते हैं। क्या करते हैं, हमारे हाथ पैर बहुत दर्द देते हैं। क्या करते हैं, बहुत दर्द देते हैं। कभी कभी जैसे जिम जाओ, बहुत दिनों बाद, पहले जब जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पैर उठते नहीं हैं। क्या होते हैं, हाथ पैर उठते नहीं हैं। या तुम दौड़ लगा लो पहले दिन बहुत दिनों बाद, तो क्या होता, पैर बहुत दर्द देने लगते हैं। तो क्यों दर्द देने लगते हैं, तो वो क्या होती, वो मांसपेशियों में क्या, अवायवीय श्वसन हो जाता है। क्या हो जाता है, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की क्रिया हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, तो इसमें क्या देखा था, कैसे क्या होता, जो ग्लूकोज था किसमें टूटता था, ग्लूकोज जो कि अवायवीय श्वसन की कैसी दूसरा चरण में, दूसरा चरण, पहला चरण तो किसमें टूटता था, तो दूसरा चरण को देखते हैं। दूसरा चरण में जो ग्लूकोज हो तो वो किसके, पायरुविक एसिड, किससे, पायरुविक एसिड के साथ क्रिया करके कितनी, दो प्रकार से, एक क्या O2 प्लस माइट्रोकांड्रिया उपस्थिति में, एक में क्या माइनस में, -O2। तो जो -O2 है तो ये क्या है, ये अवायवी, इसमें कि इसको क्या क्रेब्स चक्र बोलते थे, क्रेब्स चक्र, इसको क्या बोलते, अवायवी। और एनारोबिक, क्या एनारोबिक या अवायवी भी। तो क्या अवायवी श्वसन हमको देखना है, तो इसका, इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं, इससे देखना। तो इससे ये क्या, ये जो पायरुविक एसिड है वो ये क्या है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म। और ये किस में टूटता है, तो ये टूटता है किस में, लैक्टिक एसिड में। क्या, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक, TIC, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में टूटता है। किस में टूटता है, ये लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, जो कहाँ पे, जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। कहाँ पे, मांसपेशियों में जमा हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, मांसपेशियों में जमा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होती है कि जब जो पायरुविक एसिड टूटता है, जितने अणुओं में टूट जाता है, क्या होता है, जब ये क्या अधिक अणुओं में टूट जाता है, क्या अधिक अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। जब अधिक अणुओं में टूट जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसको अधिक किसकी, O2 की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगी, अधिक O2 की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में क्या O2 की क्या होती है,
O2 की कमी हो जाती है। तो जितनी O2 मिलेगी तो वो किस में चली गई, वो क्रेब्स चक्र में चली जाएगी। वो क्या करेगी, ऊर्जा बना देगी, 36 ATP की ऊर्जा देगी, जिससे हम दौड़ेंगे। ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी। तो इसमें उससे क्या, जो जो बचेगा पायरुविक एसिड, जो टूटे हुए कण पायरुविक एसिड के बचेंगे, वो क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा, उसका आंशिक दहन होकर क्या हो जाएगा, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो इसमें दो क्रिया होंगी। जब हम दौड़ते हैं तो जितनी ऑक्सीजन मिली, जितने ऑक्सीजन को पायरुविक एसिड को जितनी ऑक्सीजन मिली, वो लेके किसमें, क्रेब्स चक्र में चला गया। किसमें, क्रेब्स चक्र में चला गया। और जिन अणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिली, वो किसमें चले गए, वो चले गए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में। किसमें, वो चले गए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में। वो किसमें, अवायवीय श्वसन में जाके क्या बना लिया उन्होंने, लैक्टिक एसिड बना लिया। वो लैक्टिक एसिड क्या हो गया, मांसपेशियों में जमा हो गया। और लैक्टिक एसिड कैसा होता है, ये क्या करता है, जलन देता है। क्या करता है, जलन देता है। और इसी जलन के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारे हाथ पैर में क्या होता है, दर्द होता है, फिर चिल्लाते हैं, कराहते हैं, क्या करते हैं, इसी के कारण क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। तो ये समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, इसको भाषा में देख लेते हैं। भाषा क्या है, यह क्या है, यह है मांसपेशियों में, क्या, मांसपेशियों में O2 की कमी के कारण होता है। क्या होता है, मांसपेशियों में किसके, O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्या होता है, जब व्यक्ति, क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है, क्या करता है, क्षमता से अधिक कार्य करता है, तब क्या होता है, तब बड़ी मात्रा में जो ग्लूकोज है, क्या है, जो ग्लूकोज है, किसमें, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। क्या होता है, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ग्लूकोज किसमें, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। तो पायरुविक एसिड के क्या हो गए, अधिक कण हो गए, क्या, पायरुविक एसिड में टूट गया। तो पायरुविक एसिड में क्या हो, टूट जाता है। तो जबकि क्या होता है, जब पायरुविक एसिड में टूट जाता है तो क्या होता है, पायरुविक एसिड को क्या हो चाहिए, O2। तो जबकि पर्याप्त O2 नहीं होने के कारण क्या होता है, जब O2 पायरुविक एसिड में टूट जाएगा तो क्या होगा, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होने के कारण सभी पायरुविक एसिड किसमें, क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते। किसमें, क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तो जो बचा हुआ क्या है, पायरुविक एसिड है, वो किसमें, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किसमें, लैक्टिक एसिड में बदलकर किसमें, मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। किसमें संग्रहित हो जाता है, मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, मांसपेशियों में क्या, दर्द और जलन की अनुभूति होती है। क्या होती है, हम लोगों को क्या होती है, दर्द और जलन की अनुभूति होती है। क्या होती है, दर्द और जलन की अनुभूति होती है। फिर जो मांसपेशियों में जो थकान की जो क्या है, जो मांसपेशियों में जो थकान का जो प्राथमिक कारण होता है, क्या होता है, जो मांसपेशियों में थकान का प्राथमिक कारण क्या होता है, ग्लूकोज की कमी होती है। क्या होती है, ग्लूकोज की कमी। और जो लैक्टिक एसिड का जमाव है, वो थकान का कैसा द्वितीय कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, द्वितीय कारण हो सकता है। लेकिन पहला कारण क्या होगा थकान का, वो क्या होगा, ग्लूकोज की कमी होगा। क्या होगा, ग्लूकोज की कमी होगा। तो आज हमने ये कोशिकीय श्वसन देखा। अब हम श्वसन, मानव में श्वसन देखेंगे। तो जो अब हो नहीं पाएगा, बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।